अस्सलाम वालेकुम बेटा। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। अ, आज की जो वीडियो है बेटा ये 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड है। पाकिस्तान में आजकल इस अमेंडमेंट के ऊपर बहुत बातें हो रही हैं। आपको पता ही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज अनाउंस करने का फैसला किया है, जिसके अंदर अंडर अंडर 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कुछ पाकिस्तान के अंदर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाई जाएंगी, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस की जाएंगी। और उनमें से ज्यादा का ताल्लुक जुडिशियल रिफॉर्म से रिलेटेड है या जुडिशरी से रिलेटेड है। अब अगर हम बात करें इसकी अप्रूवल रिक्वायरमेंट की, तो आपको पता ही है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है। पार्लियामेंट के अंदर 2/3 मेजोरिटी अगर आपके पास होगी तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पास कर सकेंगे। और अब गवर्नमेंट के पास नेशनल असेंबली के अंदर अंदर 224 वोट चाहिए उनको इसको पास करवाने के लिए, और सेनेट के अंदर 64 वोट चाहिए। नेशनल असेंबली में गवर्नमेंट के पास जो तादाद है वो है 214 की, और नेशनल सेनेट के अंदर इनके पास तादाद है 63 वोट्स की। इसका मतलब ये है कि इनके पास एक वोट कम है सेनेट के अंदर, और 10 वोट कम है नेशनल असेंबली के अंदर। अब गवर्नमेंट जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम के साथ जो है वो बात कर रही है कि वो किसी तरीके से उनको वोट दें। अब नेशनल असेंबली में जमीयत उलमा इस्लाम के पास 8 सीट्स हैं और सेनेट में इनके पास 5 सीट हैं। अगर ये 8 सीट भी नेशनल असेंबली की उनको मिल जाए गवर्नमेंट को, तो फिर भी 2 वोट्स की जो है वो कमी रह जाती है। सेनेट के अंदर मामला जो है वो पूरा हो जाता है। तो अब ये जो सूरत हाल है, ये नंबर गेम के ऊपर फंसी हुई है, जिसकी वजह से जो है वो अभी तक ये अमेंडमेंट जो है वो पास नहीं हो सकी। उसके बाद अब इसमें अगर हम की प्रपोजल की बात करें, तो जो सोशल मीडिया पे एक मसवदा सर्कुलेट कर रहा है, उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि कुछ की रिफॉर्म्स जो है वो क्या इसके अंदर आने जा रही हैं इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के नतीजे में। तो बेटा सबसे पहले इसके अंदर जो चीज इंट्रोड्यूस की गई है वो एक नया पॉइंट है, एक नया राइट है जो पाकिस्तान के लोगों के लिए ऐड किया गया है। वो है राइट टू क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के लोग, उनका ये राइट होगा कि वो सेफ और हेल्दी इन्वायरमेंट में रह सके। फॉर एग्जांपल, अगर कोई फैक्ट्री किसी एरिया की एयर को या वाटर को पोल्यूट करती है, तो वहां के लोग गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं या गवर्नमेंट से डिमांड कर सकते हैं कि वो उनके खिलाफ एक्शन ले, ताकि लोगों की सेहत और लोगों की जिंदगियों को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये बड़ी अच्छी एक अमेंडमेंट जो है वो प्रपोज की गई है। उसके बाद आर्टिकल 63A एंड पॉलिटिकल डिफेक्शन। अब बेटा डिफेक्टर्स कौन होते हैं या डिफेक्शंस क्या होती हैं? वो लोग जो अपनी पार्टी को छोड़ के या अपनी पार्टी से गद्दारी करके किसी दूसरी पार्टी को जो है वो वोट देते हैं, वो डिफेक्टर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई शख्स पीटीआई का मेंबर है और वो पीटीआई की कोई वोटिंग चल रही है प्राइम मिनिस्टर के लिए फॉर पीटीआई और पीएमएलएन या किसी भी दूसरी पार्टी से, तो वो पर्सन अपनी पार्टी को छोड़ के किसी दूसरी पार्टी के कैंडिडेट को वोट दे देता है, यानी कि अपनी पार्टी से डिसलॉयल्टी करता है। तो वो पर्सन डिफेक्टर कहलाता है और ये चीज डिफेक्शन कहलाती है। आर्टिकल 63A इसीलिए क्रिएट किया गया था कि फ्लोर क्रॉसिंग को रोका जाए। ये जो चीज मैंने अभी आपको बताई, दिस इज फ्लोर क्रॉसिंग। और उसमें ये था कि अगर आर्टिकल 63A के अकॉर्डिंगली कि अगर कोई भी शख्स इस चीज को करता है, फ्लोर क्रॉसिंग करता है या अपनी पार्टी के अगेंस्ट जाकर किसी दूसरे कैंडिडेट को वोट डालता है, तो ऐसा शख्स डिफेक्टर कहलाएगा और इसका वोट काउंट नहीं होगा। अब जो प्रोपोज्ड चेंजेस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसमें यह कहा गया है कि अगर कोई शख्स जो डिफेक्ट करता है या डिफेक्शन करता है और वो अपनी पार्टी के अगेंस्ट जाकर वोट डालता है, तो उसका वोट काउंट होगा। इसका मतलब ये है कि आप यूं सिंपली समझ लें कि पहले गद्दारों को जो है वो गद्दारी करने पे सजा मिलती थी, अब गद्दारी करने पे आपको जो है वो गोल्ड मेडल से नवाजा जाएगा। ये एक थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल सी चीज नजर आती है, बट कह सकते हैं कि लोगों के पॉलिटिकल राइट्स हैं कि हर कोई अपने पॉलिटिकल राइट के अकॉर्डिंगली किसी को भी वोट दे सकता है। तो बहरहाल एक ये चीज भी इसमें जो है वो डिस्कस की गई है। उसके बाद बेटा जो तीसरी चीज है वो है चैलेंजेस अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्लेरिफाई किया था कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के कोर प्रिंसिपल्स को अगेंस्ट जाती है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसको जो है वो ओवरटर्न कर सकती है, यानी कि उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चेंज कर सकती है। अब जो 26th अमेंडमेंट आ रही है उसके अंदर ये प्रपोज किया गया है कि कोई भी पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का
या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर अमेंडमेंट लाई जाएगी तो उसे कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता। और कोर्ट से मुराद कोई भी कोर्ट लाइक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, फेडरल शरीयत कोर्ट, आपकी सूबाई जो है वो हाई कोर्ट्स या इस्लामाबाद हाई कोर्ट, कहीं पर भी उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। और अगर कोई कोर्ट कोई अदालत अपनी मर्जी से भी उसके ऊपर जो है वो कोई रूलिंग देती है तो उस रूलिंग का कोई भी लीगल कानूनी इफेक्ट जो है वो नहीं होगा। तो ये एक नया फीचर जो है वो इसके अंदर ऐड किया जाएगा। उसके बाद एक और चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इसका फीचर है वो है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, वफाकी आईनी अदालत जो है वो उसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। ये एक जो है वो नई चीज है। वह ये कोर्ट इस्लामाबाद के अंदर होगी और ये पाकिस्तान की हाईएस्ट अथॉरिटी होगी कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन के लिए। अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हो जाती है तो फिर ये पावर इनसे निकल के, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से निकल के फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास चली जाएगी। और वो फिर और अगर ये अमेंडमेंट पास हो जाती है तो फिर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पाकिस्तान की टॉप कोर्ट बन जाएगी। अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के पास होने के बाद सुप्रीम कोर्ट से ही ताकत लेकर ये ताकत फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को दे दी जाएगी। और इसके डिसीजंस फिर फाइनल होंगे, इनके डिसीजंस को आप चैलेंज भी नहीं कर सकते और यही जो भी डिसीजन देंगे वो कानून बन जाएगा ऑटोमेटिकली। अब इनकी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट चीफ जस्टिस पर मुश्तमिल होगी और कुछ जजेस पर मुश्तमिल होगी। इन जजेस का एग्जैक्ट नंबर क्या होगा ये अभी डिसाइड नहीं है। ये बेसिकली जो पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान है ये एक कानून पास करेगी और उस कानून के अंदर फिक्स करेगी कि जजेस की तादाद कितनी होनी चाहिए। जब तक ये कानून पास नहीं होता तब तक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इनिशियली नंबर सेट करेंगे कि कितने जजेस जो है वो इस मामले के लिए होंगे। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इस बात को इंश्योर करेगी कि जो भी जजेस इधर अपॉइंट किए जाएं उनके उनके अंदर तमाम पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, यानी कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों मुख्तलिफ रीजन से जो है वो लोग इंक्लूड होने चाहिए, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन में पाकिस्तान के हर रीजन की जो है वो एक डाइवर्स पर्सपेक्टिव जो है वो आपको मिलना चाहिए। अब जो इसका फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जो पहले चीफ जस्टिस होंगे वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपॉइंट करेंगे ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और जो इनिशियल जजेस हैं वो भी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपॉइंट करेंगे, लेकिन विद कंसल्टेशन ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल जो कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस के साथ। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो सदर के साथ मिलकर डिसाइड करेंगे कि किसको जो है वो जज लगाना चाहिए। और फ्यूचर अपॉइंटमेंट्स इस तरह से होंगी कि फ्यूचर में जो है वो एक कमेटी नेशनल असेंबली के अंदर बनेगी जो कि तीन मोस्ट सीनियर जजेस को जो है वो रिकमेंड करेगी फॉर एफसीसी। ठीक हो गया बच्चा? यहां तक उम्मीद है आपको जो है वो चीजें समझ आ चुकी होंगी। अब फ्यूचर में जो अपॉइंटमेंट होनी है सुप्रीम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजेस की, तो उसमें जो है वो एक जुडिशल कमीशन जो है वो पाकिस्तान के अंदर बनाया बनाया जाएगा, या जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए उनकी अपॉइंटमेंट होगी। और ये कमीशन रिस्पॉन्सिबल होगा कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में सिर्फ क्वालिफाइड और वो इंडिविजुअल जाएं जिनकी जो फेयरनेस पे और जो ट्रांसपेरेंसी पे यकीन रखते हों, ईमानदार हों, वो लोग जो है वो आगे जाएं। इनकी सिलेक्शन का क्राइटेरियन क्या होगा या क्राइटेरिया क्या होगा, हम सॉरी, वो ये है कि एक तो आप पाकिस्तान के सिटीजन होने चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी चीज, आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस है जिनमें कोई भी एक क्वालिफिकेशन आपकी मीट करनी चाहिए ताकि आपको कंसीडर किया जाए फॉर फॉर द जज ऑफ एफसीसी। उसमें एक कंडीशन ये है कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। दूसरा, आपने कम से कम 5 साल तक किसी हाई कोर्ट में सर्व किया हो, या फिर आपने जो है वो 14 साल तक किसी हाई कोर्ट के अंदर एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस की हो। ठीक है? और इसके अलावा आपके पास सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस का जो है वो एक्सपीरियंस मौजूद हो। रिटायरमेंट एज फॉर द जजेस ऑफ एफसीसी, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जो जजेस हैं बेटा, उनकी रिटायरमेंट एज जो है वो 68 ईयर फिक्स की गई। इसका मतलब ये है कि
अगर कोई एफसीसी का जज जो है वो अपॉइंट होता है, फॉर एग्जांपल चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब अगर रिटायर्ड हो जाते हैं अभी, तो उनको जो है वो फिर एफसीसी का अगर चीफ जस्टिस लगा दिया जाएगा तो वो 3 साल तक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के चीफ जस्टिस रहेंगे। यानी कि जो आईनी मामलात हैं, आइन की जो इंटरप्रिटेशन के जो मामलात है, वो सारे के सारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो देखेंगे, यानी कि काजी फायजीसा साहब देखेंगे। वो 16 साल की फिक्स टर्म जो है वो एफसीसी के जजेस के लिए या चीफ जस्टिस के लिए रखी गई है कि वो 3 साल तक जो है वो इसको सर्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चीफ जस्टिस 67 ईयर्स की एज पे जो है वो एफसीसी का जो है वो जज लगता है, तो जैसे ही उनकी एज 68 ईयर्स होगी तो वो रिटायर्ड हो जाएंगे। हालांकि उन्होंने सर्व 1 साल किया हुआ है, लेकिन क्योंकि अब वो 68 ईयर्स के हो गए हैं तो ऑटोमेटिकली उन्होंने जो है वो रिटायर्ड हो जाना है। उसके बाद अगर थोड़ी सी इसकी जुरिस्डिक्शन को और पढ़ें एफसीसी की, तो एक तो मैंने आपको बताया कि सारे आईनी मामलात इन्होंने ही देखने हैं। दूसरी चीज बेटा, जितने भी जो केसेस आर्टिकल 184(3) के तहत जो कि सो मोटो एक्शन को जो है वो डील करता है, यानी कि कोर्ट अपनी मर्जी से बगैर किसी अपील के किसी भी केस के ऊपर जो है वो सुनवाई कर सकते हैं। अब ये केसेस इस अमेंडमेंट के पास होने के बाद ये अथॉरिटी, ये सो मोटो एक्शन की अथॉरिटी जो है वो चली जाएगी किसके पास? फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास। ठीक है। और गवर्नमेंट इसके ऊपर बात कहती है कि ये इस खास तौर पे ये कोर्ट बनाने की, जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने की जो रीज़न थी, वो ये है कि गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर जो है वो केसेस का बर्डन जो है वो कम हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पहले ही कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का बहुत बर्डन है। तो अगर ये कोर्ट जो है वो इनके ऊपर क्या कहते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मजीद केसेस के बर्डन के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस का भी बर्डन डाल दिया जाएगा, तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा चीज़ों को जो है वो लेके चलना। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का बर्डन हल्का करने के लिए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई है। लेकिन जो लोग क्रिटिसिज्म कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि सिर्फ 1% केसेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मामला से रिलेटेड आते हैं। तो 1% केसेस से उनको अगर हटा भी देंगे तो कोई खास सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बर्डन कम नहीं होने लगा है। लेकिन हुकूमत की ये लॉजिक है कि 1% केसेस भी बहुत ज्यादा बर्डन डालते हैं, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट जो है वो फैसले टाइमली नहीं कर पाती। खैर, अ, उसके बाद बेटा आपका नेक्स्ट आ जाता है सुप्रीम कोर्ट, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास ये पावर होगी कि वो अपने डिसीजंस को भी रिव्यू कर सकती है। फॉर एग्जांपल अगर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने आज जो है वो कोई फैसला दिया, कल उनको लगा कि नहीं यार ये फैसला हमने गलत दिया था, मजीद कोई एविडेंस आने की सूरत में, या उन्होंने ये एहसास हुआ कि हमने कोई कानूनी गलती की थी, तो वो अपने फैसले को दोबारा से रिव्यू करके चेंज कर सकते हैं। और इसी तरह जो लोअर कोर्ट्स के फैसले हैं उनको भी रिव्यू करने की पावर जो है वो अब इनके पास आ गई है। उसके अलावा अगर ये अमेंडमेंट पास हो जाती है, 26th अमेंडमेंट पास हो जाती है, तो आर्टिकल 199 के तहत जितने भी केसेस हैं, आर्टिकल 199 नॉर्मली वो केसेस देखता है जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स को जो है वो, जिसमें लोगों के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे होते हैं। तो आर्टिकल 199 के तहत जितने भी केसेस रिव्यू के होंगे वो सारे के सारे एफसीसी की तरफ जो है वो ट्रांसफर हो जाएंगे। यानी कि अब जो है वो एफसीसी जो है वो आर्टिकल 199 के तहत जो है वो केसेस को देखेगा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट आ जाती है चीज आपकी, जो वो है अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को किस तरीके से अपॉइंट किया जाएगा। जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस। और 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो, उसने प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग अ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट वो बताया है। उन्होंने कहा है कि जी सुप्रीम नेशनल असेंबली के अंदर एक कमेटी बनेगी जिसमें 8 लोग शामिल होंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के जो है वो चीफ जस्टिस को या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो है वो किस तरीके से आपने अपॉइंट करना है। तो चीफ जस्टिस के लिए नेशनल असेंबली के अंदर एक कमेटी बनेगी और वो कमेटी 8 लोगों पर मुश्तमिल होगी। अब कमेटी के अंदर मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग होंगे जिनकी इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी। मतलब अगर आप कहें कि सुप्रीम नेशनल असेंबली के अंदर 8 बड़ी पार्टी हैं, 4 बड़ी पार्टियां हैं, तो हर पार्टी के 2-2 लोग शामिल होंगे।
ठीक है। तो ये जो है वो क्या कहते हैं, नेशनल असेंबली के अंदर जो है वो एक कंपोजिशन बनेगी, या इसको यूं भी कहा जा सकता है कि अगर चार लोग गवर्नमेंट से होंगे, चार लोग अपोजिशन में से होंगे, तो ये तरीकाकार जो है वो एक इस कमेटी के अंदर होगा मेंबर्स को चूज करने का। और उसके बाद कमेटी जो है वो क्या करेगी, थ्री मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उनके जो है वो उनके नामों को जो है वो रिव्यू करेगी, और फिर उनमें से किसी एक को जो है वो चीफ जस्टिस की पोजीशन के लिए सिलेक्ट करेगी। ठीक हो गया। और ये जो चीफ जस्टिस को, तीन नामों में से किसी एक चीफ जस्टिस को सिलेक्ट करना है, तो ये काम आपने 7 days बिफोर द करंट चीफ जस्टिस रिटायर, कम से कम 7 दिन पहले किसी भी चीफ जस्टिस के रिटायर होने से आपने पूरा करना है। यानी कि कमेटी की जिम्मेदारी है कि चीफ जस्टिस के रिटायर होने से कम 7 दिन पहले आपने जो है वो उसको जो है वो नए चीफ जस्टिस का नाम जो है बता देना है कि नया चीफ जस्टिस जो है वो ये होगा। और वो कैसे होगा कि 8 लोगों की कमेटी बनेगी जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की रिप्रेजेंटेशन होगी। वो कमेटी तीन नामों के ऊपर गौर करेगी और उन तीन नामों में से किसी एक नाम को जो है वो चीफ जस्टिस के लिए नॉमिनेट कर देगी। और जब कमेटी ने एक नाम नॉमिनेट कर दिया तो फिर कमेटी वो नाम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को जो है वो सेंड करेगी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान क्या करेंगे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो, उनको कमेटी की नॉमिनेशन मिलेगी, वो फिर इसको जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ भेज देंगे जो कि फाइनल अप्रूवल देंगे, और वो शख्स पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बन जाएंगे। तो चीफ जस्टिस का प्रोसीजर अब ये होगा कि कमेटी कमेटी एक नाम फाइनल करेगी तीन लोगों में से, उन और वो तीन मोस्ट सीनियर जजेस होंगे, फिर उनमें से कोई एक शख्स जो जिसका नाम सिलेक्ट होगा, कमेटी उसका नाम प्राइम मिनिस्टर को भेजेगी, प्राइम मिनिस्टर उसका नाम जो है फिर फर्दर अप्रूवल के लिए प्रेसिडेंट को भेजेंगे। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद नेक्स्ट चीज बेटा जो इसमें आ जाती है वो ये है आपकी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील्स। तो चले इसको मैं आगे जाके थोड़ा डिस्कस करता हूँ, या लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो आपको मैं ट्रांसफर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस पे पहले बात कर लूँ कि अगर कोई भी केस जो कि इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, वो सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कर देगी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को। ठीक है। और और कुछ मामला ऐसे होंगे जहां पर ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी कि कौन से केसेस सुप्रीम कोर्ट ने सुनने हैं या कौन से केसेस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने सुनने हैं। जब ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा तो ऐसी सूरत में फिर क्या होगा, ऐसी सूरत में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ही डिसाइड करेगी कि ये केस उन्होंने सुनना है या सुप्रीम कोर्ट ने सुनना है। अब इसमें ये भी बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के पास इस अमेंडमेंट के पास होने के बाद कोई भी जो अपील आती है, तो उस अपील का फैसला 12 महीने के अंदर अंदर करना है, विद इन 12 months आपने जो है वो उसका फैसला करना है। और जो पेंडिंग केसेस हैं इस अमेंडमेंट के आने के बाद भी, वो विद इन 24 मंथ आपने जो है वो उनका उनका जो है वो फैसला करना है। मतलब जो अमेंडमेंट आने के बाद कोई रिव्यू आएगा, फॉर एग्जांपल आज अमेंडमेंट आती है और कल एक जो है वो अपील आ जाती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो उस अपील का फैसला 12 महीने के अंदर करना है। और अगर अमेंडमेंट पास होने से पहले कुछ पेंडिंग अपील्स पड़ी हैं, पेंडिंग जो है वो केसेस पड़े हैं, तो उनका फैसला आपने कम से कम 14 मंथ के अंदर जो है वो, ज्यादा से ज्यादा 14 मंथ के अंदर आपने जो है वो देना है। इससे जो है वो फायदा ये होगा कि कोर्ट के ऊपर जो बैकलॉग है या एक बहुत ज्यादा बर्डन है पेंडिंग केसेस का, वो जो है वो काफी ज्यादा कम हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज आ जाती है बेटा हाई कोर्ट्स के अंदर अपॉइंटमेंट्स की बात। तो चेंजेस इन द हाई कोर्ट जजेस अपॉइंटमेंट, उसमें क्या होगा कि 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अमेंडमेंट ने जो है वो हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट की एज भी रिड्यूस कर दी है। उनकी एज पहले 45 ईयर्स थी, अब वो कम करके उसको 40 ईयर्स कर दिया गया है। यानी कि अब जजेस जो है वो 40 साल की एज पे जो है वो क्वालिफाइड है फॉर द पोजीशन ऑफ हाई कोर्ट जजेस। अब इसके अलावा एडिशनल जो रिक्वायरमेंट ऐड की गई है वो ये है कि जो हाई कोर्ट के जजेस के लिए कैंडिडेट होंगे उनमें से 1/3 जो है वो कैंडिडेट होंगे जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में सर्व किया हुआ है।
डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, डीजे स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, वहां पे सर्व किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि वो जजेस जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम किया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सर्व किया हुआ है, उनके बेटर चांसेस हैं टू बी अपॉइंटेड एज द जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स। उसके बाद बेटा और चीज जो इस अमेंडमेंट के अंदर ऐड की गई है वो है परफॉर्मेंस इवेलुएशंस। परफॉर्मेंस इवेलुएशन 26th अमेंडमेंट जो है वो उन्होंने कहा है कि जुडिशियल कमीशन जो है वो एनुअल परफॉर्मेंस इवेलुएशन करेगा हाई कोर्ट के जजेस की। अगर किसी जज की जो है परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो उसको एक परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान दिया जाएगा, और उस परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान जो है वो मदद करेगा उनको अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में। और अगर कोई जज प्लान के बाद भी अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं करता तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बैठाएगी कि ऐसा क्यों हुआ, और फिर फर्दर जो है वो उसको उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उसको देखेगी कि इसको क्या करना है इस पर्सन का। उसके बाद लिमिटेशंस ऑन द हाई कोर्ट पावर्स वो भी इसके अंदर आती है। अंडर द 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हाई कोर्ट्स के पास, ये जितने भी हमारे 5 हाई कोर्ट्स हैं, इनके पास सो मोटो एक्शंस की जो है वो ताकत नहीं रही या नहीं रहेगी। मतलब वो खुद से विदाउट फॉर्मल पिटीशन, विदाउट फॉर्मल रिक्वेस्ट या फॉर्मल एप्लीकेशन, वो जो है वो किसी भी केस के ऊपर सुनवाई नहीं कर सकते, सो मोटो एक्शन नहीं ले सकते। इसके अलावा हाई कोर्ट जो है वो नेशनल सिक्योरिटी के मामला से रिलेटेड कोई भी ऑर्डर पास नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कोई मिलिट्री ऑपरेशन किसी सूबे में या किसी इलाके में होने जा रहा है, तो इस अमेंडमेंट के पास होने से पहले सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट वो उस ऑपरेशन के ऊपर जो है वो कोई ऑर्डर पास कर सकती है कि आप अभी इसको जो है वो नहीं कर सकते, या इसमें कोई भी मतलब उनसे रीजन पूछ सकती है कि आप क्यों पहले रीजन प्रेजेंट करें फिर उसके बाद जो है वो ऑपरेशन करें। अब जो है वो ऐसा कुछ नहीं होगा, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड मामला पे हाई कोर्ट जो है वो अपना ऑर्डर पास नहीं कर सकते। इसके अलावा जजेस के ट्रांसफर की बात हो रही है, तो अगर ये अमेंडमेंट पास हो जाती है तो इस अमेंडमेंट के पास होने के बाद जो एक जजेस की ट्रांसफर का सिलसिला पहले ये होता था कि अ, अगर एक जज को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जाता था तो वो जज की मर्जी से किया जाता था, तो उसमें जज की मर्जी शामिल होती थी। अब जो है वो जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान डिसाइड करेगा कि किस जज को कहां पर अपॉइंट करना है, जज की मर्जी जो है वो नहीं चलेगी। उसके बाद रिस्ट्रक्चरिंग सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल। अब जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है उसको भी रीडिफाइन किया जाएगा इस अमेंडमेंट के तहत। अब इसमें नई कंपोजिशन के हिसाब से इसमें जो लोग शामिल होंगे वो कौन कौन से होंगे बेटा? उसमें होगा एक एफसीसी का चीफ जस्टिस, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, उसके अंदर नेक्स्ट मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ एफसीसी, एफसीसी के जो मोस्ट सीनियर जजेस हैं वो होंगे, और इसके अंदर टू मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स, टू मोस्ट सीनियर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है वो शामिल होंगे, तो उनके ऊपर जो है वो आपका एक सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है वो मौजूद होगी। अच्छा, इसमें अपॉइंटमेंट जो है वो सीनियरिटी बेस्ड होगी, मतलब जो सीनियर होगा वो जो है वो अपॉइंट होगा, लेकिन सीनियरिटी का अंदाजा उनकी एज से नहीं लगाया जाएगा बल्कि उनकी अपॉइंटमेंट से लगाया जाएगा। फॉर एग्जांपल एक पर्सन जिसकी एज है 21 साल और एक पर्सन है जिसकी एज है 25 साल, 21 साल वाला पहले अपॉइंट हुआ, 25 साल वाला बाद में अपॉइंट हुआ, ये 2020 में अपॉइंट हुआ, ये 2021 में अपॉइंट हुआ। ठीक है, तो अब सीनियरिटी में ये पर्सन जो है वो पहले सीनियर कंसीडर किया जाएगा क्योंकि इसकी अपॉइंटमेंट जो है वो पहले हुई थी। तो एज के हिसाब से नहीं, अपॉइंटमेंट डेट के हिसाब से जो है वो आपकी सीनियरिटी जो है वो डिसाइड की जाएगी। उसके बाद सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के जो डिसीजंस होंगे वो सारे के सारे मेजॉरिटी ओपिनियन बेस्ड होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने किसी चीज के ऊपर फैसला करना और उसमें 5 जजेस हैं, तो 3 अगर उस फैसले उस चीज के हक में फैसला देते हैं और 2 जो है उसके खिलाफ फैसला देते हैं, तो जो मेजॉरिटी का फैसला होगा वही माना जाएगा। और फिर उसके इस फैसले से रिलेटेड एक जो है वो अ, एक रिपोर्ट सदर पाकिस्तान को भेजी जाएगी जो ये बताएगी कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल इस मामले पे जो है वो क्या समझती है। उसके बाद इंक्वायरी इनटू जजेस कंडक्ट। अब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के पास ये भी अथॉरिटी होगी
कि वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की जो है वो कंडक्ट, उनके बिहेवियर की जो है वो इंक्वायरी कर सकते हैं। अब काउंसिल ये अपने आप कर सकती है, मतलब कोई उनको बाहर से कहे ना, बस उनको फील हुआ तो उन्होंने खुद से ही इंक्वायरी बिठा दी। या फिर उनको कुछ रिपोर्ट्स मिलती हैं, उस रिपोर्ट्स की बेसिस पे जो है वो इंक्वायरी स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो उनको डायरेक्शन देते हैं या उनको हुक्म देते हैं कि आप जो है वो फलाने जज के खिलाफ जो है वो इंक्वायरी बिठाएं। उसके बाद बेटा आ जाता है कोड ऑफ कंडक्ट फॉर जजेस। कोड ऑफ कंडक्ट, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल एक कोड ऑफ कंडक्ट जजेस के लिए बनाएगा, जो कि तमाम कोर्ट्स पे, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे भी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के ऊपर अप्लाई होगा। उसमें बताया जाएगा कि जजेस के लिए कौन सा बिहेवियर अप्रोप्रिएट है, कौन सा प्रोफेशनल कंडक्ट जो है वो जजेस के लिए अप्रोप्रिएट है। ठीक है। और जजेस को ये भी बताया जाएगा कि अगर वो इस बिहेवियर के ऊपर पूरा नहीं उतरते, इस कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर पूरा नहीं उतरते, तो उनको जो है वो किन कंसिक्वेंसेस का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद आखिरी चीज, कंटिन्यूटी ऑफ कमिश्नर्स एंड मेंबर्स। 26th अमेंडमेंट इस चीज को इंश्योर करती है कि अगर किसी कमिश्नर या किसी मेंबर की जो है वो पोजीशन की मुद्दत खत्म हो चुकी है, उनकी ऑफिशियल टर्म एंड हो चुकी है, तो वो अपनी ड्यूटी जारी रखेंगे जब तक उनका मुतबादिल या उनका सक्सेसर जो है वो अपॉइंट नहीं हो सकता। और अगर कमिश्नर और मेंबर्स उनको दोबारा से रीअपॉइंट करना हो, तो उसके लिए पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से रेजोल्यूशन पास करके ही ये काम किया जा सकता है। अगर मतलब पार्लियामेंट को लगता है कि एक कमिश्नर है किसी सूबे का या किसी इलाके का, वो जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो उसको इस जॉब को कंटिन्यू करना चाहिए, उसको एक्सटेंशन देनी चाहिए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसके अंदर, सॉरी, पार्लियामेंट के अंदर एक रेजोल्यूशन के थ्रू उसकी जो है वो मुद्दत को या उसकी रिअपॉइंटमेंट को जो है वो इंश्योर किया जा सकता है। अब इसमें, इस अमेंडमेंट के अंदर जो हमारी आर्म फोर्सेस के जो चीफ्स हैं, लाइक एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, उनको भी अपॉइंट करना, रीअपॉइंट करना, उनके उनको एक्सटेंशन देने के मामला भी डिस्कस किए गए हैं। ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर जो है वो हम बात को ख़त्म करते हैं। और उम्मीद है आपको जो है वो इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी। किसी किस्म की भी कोई कन्फ्यूजन हो, आपने जो है वो कमेंट सेक्शन में उसको पूछ लेना है, और ये भी बताना है कि आपको जो इसकी समरी बताई गई है इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, वो आपको किस हद तक जो है वो समझ आई है। बाकी बच्चे जो हमारे रेगुलर सेशंस का हिस्सा हैं, उनको ये बताते जाएं कि 26th हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स के अंदर हम डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर क्या सवालात पेपर में आ सकते हैं, किस एंगल से एग्जामिनर आपसे सवाल पूछ सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम अपनी करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स की क्लासेस में जो है वो डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इस वीडियो को खुद भी देखें, और अगर आपको पसंद आए तो दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो लोग भी इसमें इससे फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।